हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है, 26 जनवरी। आज लेबनान और इजराइल के बीच में जो जंगबंदी के 60 दिन पूरे होने थे वो मुकम्मल हो रहे हैं। और आज ही एक तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से ये धमकी दी जा रही है कि हमारे लोग वहां आएंगे और वहां से इजरायलियों को जाना चाहिए। एक तो ये है। दूसरी तरफ जो जंगबंदी हमास के साथ शुरू हुई है उसके पहले मरहले में कल दूसरी बार यानी दूसरा वाकया था जब 4 इजरायली खवातीन सोल्जर्स को छोड़ा गया और 200 फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया। इन 200 फिलिस्तीनियों में दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको उम्र कैद थी, जो 40-40 साल से इजराइल की जेलों में बंद थे। वो सब हो रहा है। उसके साथ साथ ट्रंप आ गए हैं हुकूमत में और वो उन्होंने एक बयान दिया है ताजा ईरान के सिलसिले में कि क्या अच्छा हो अगर बगैर इजरायली हमलों के ईरान का न्यूक्लियर इशू हल हो जाए। यानी उसमें शायद धमकी है या कमजोरी है, क्या है वो भी हमें समझना है। सईद नकवी साहब आज हमें बहुत सी चीजें बताने वाले हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब वो जो अब से पहले वो कहते रहे हैं कि जंग हार चुका है इजराइल, ऐलान होना बाकी है, क्या अब ऐलान हो चुका? सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे दर्शक भी आपका मुसलसल बाकायदा इंतजार करते हैं। कुछ लोग तो ये भी मशवरा देते हैं कि हफ्ते में 2 दिन नकवी साहब से बात कर ली जाए। क्या कुछ कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त के जो हालात हैं, इस पूरे फ्रंट पर किस तरह से कैसे देख रहे हैं? देखिए, तस्वीरें बदल गई हैं। अब से 15 दिन पहले आप जाइए तो कत्ल गारतगरी की तस्वीरें थीं टेलीविजन पे, जेनोसाइड चल रहा था और उसमें कोई कमी आती नजर नहीं आ रही थी। और वेस्टर्न मीडिया इसको इजराइल की जीत की तरह से पेश कर रहा था। अब तस्वीरें बिल्कुल बदल गई। अब यह है कि हॉस्टेजेस को रिलीज करने का जो मंजर है उससे नाला है इजरायली पुलिस वाले और आईडीएफ के लोग और वहां के लीडरान। क्यों कि साहब, इसमें तो आप यूं दिखा रहे हैं कि जैसे इजराइल बहुत ये हमास नहायत शरीफ ऑर्गेनाइजेशन है। अरे ये तो ब्रूट्स है, ये तो ये है, ये तो वो, गाली गलौज। और उसके साथ ये, लेकिन साहब ये क्या दिखा रहे हैं? भाई जो दिखा रहे हैं वही तुम देख रहे हो। यानी वो औरतें आई हैं, 4 सोल्जर्स हैं, वो मुस्कुरा रही हैं, वो खुश हैं। अब तुम ये कह रहे हो कि साहब वो तैयार की गई हैं, उनके चेहरे देखो। यानी 4 दिन में अगर ऐसे चेहरे सुरखरू हो जाए लोग तो भाई इनको तो हमास की जेल में जाना चाहिए, सुरखरू होकर निकले। और वो बाकायदा यानी उनसे उन्स का इजहार कर रही हैं, उनकी गोया तारीफ कर रही हैं कि हम बहुत ठीक से रखे गए। ये नहीं चाहता। देखिए, अब पब्लिसिटी का खेल जो था थोड़ी देर के लिए ये है, ये बहुत देर नहीं चलेगा, क्योंकि अभी मीडिया उनका बहुत बड़ा है। अब उनको ये लग रही है कि ये कम वक्तों के हाथ में ये कैसे आ गया आला, ये तो हमारे हाथ में था। अब तो ये पब्लिसिटी कर रहे हैं कि ये जीत गए, ये पब्लिसिटी कर रहे हैं कि इनके अंदर बड़ी ह्यूमैनिटी है, ये तो पब्लिसिटी कर रहे हैं कि इन्होंने जिन लोगों को रखा उनको बहुत कायदे से रखा, शराफत के साथ रखा। ये तो वो, हमने तो इनको बना रखा था दरिंदे, हमने तो इनको बना रखा था शैतान के नुमाइंदे। अब
ये क्या हो रहा है, ये छोटी ये इमेजेस जो हैं ये परेशान कर रही हैं इजराइल को। दो तस्वीरें बदल गई हैं, लोग देख रहे हैं। यानी एक तरफ खुशियां हैं, दूसरी तरफ खुशी अगर हुआ है तो दिखाओ भाई, हमें वो भी खुशियां दिखाई होंगी जब लोग जाएंगे, हॉस्टेजेस वापस आएंगे, लोग उन्हें गले लगाएंगे, वो अपने गांव जाएंगे। इजराइल में खुशियां होंगी, इंसान है वो भी हमारी तरह, और वो वहां जब जाएंगे तो उनकी खुशी मनाएंगे। तस्वीरें लाओ, हम देखना चाहेंगे, तो आप दिखाओ, और ये दिखाना चाहेंगे जितने भी चैनल हैं। तो एक तरफ तो ये है कि तस्वीरें बदली, दूसरी तरफ यह कि पसे पर्दा क्या हो रहा है। पसे पर्दा ये हो रहा है कि जैसे यही एक इंसिडेंट से घबरा गए हैं ये, वहां पे नैरेटिव न ट्रंप के हाथ में है, न कांग्रेस के हाथ में है, न यूरोप के हाथ में है, न अमेरिका के हाथ में है। वहां सारा नैरेटिव, अब ये मैं एक एलिगेशन लगा रहा हूं, ये नैरेटिव पूरा कुछ स्टार्स बनाए गए हैं मीडिया में, उनके सुपुर्द ये दे दिया गया है काम कि इसको विक्ट्री बनाओ, ईरान को दबाओ, हमास को डिफीटेड फोर्स बनाओ। अभी देवोस में पहुंच गए हैं बहुत से लोग, वहां जो अपना शरीफ जरीफ जो अपने जवाद जरीफ मिला हूं उनसे, उनका इंटरव्यू आप ही दिखा चुके हैं शायद। तो वो देवोस में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, यानी कैपिटलिज्म का जो एक मरकज है वहां है। उनको फरीद जकरिया ने पकड़ा और इंटरव्यू किया उनका। और देखिए, इंटरव्यू में ये होता है कि आप सवाल करें और अगला जवाब दे। ये नहीं था, अगर वो इंटरव्यू प्ले करना चाहिए, आपके सामईन उसको उस पे जाए यूट्यूब पे और इस इंटरव्यू को निकालें और देखें क्या है। आप सवाल ये हो रहा है, अब तो आप दब गए हैं, हिजबुल्लाह खत्म हो गया है, हमास का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, अब आप क्या, यानी आपने पूरा जज ज्यूरी, अरे भाई आप सवाल कीजिए कि वो क्या कह रहा है। फिर उन्होंने जवाब दिया है कि भाई ये आपका नैरेटिव है, ये वो इंटरव्यू देखने के काबिल है। लेकिन उसमें आप देखिएगा, ये 4-5 लोग हैं, मेरे नजदीक ये गिल्टी हैं। फरीद जकरिया, टॉमस फ्रीडमैन न्यूयॉर्क टाइम्स के, ये क्रिस्टियान अमानपुर, ये वुल्फ ब्लिट्जर, इन सब, ये नाम ले रहा हूं मैं, ये कॉलीग्स है मेरे। लेकिन इसमें इस कहानी में एक स्टोरी पे ये सब के सब बेईमानी करते हैं। क्या, यानी ब्लिंकन से ज्यादा प्रो जेनोसाइड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो नहीं सकता था। लेकिन जब गए हैं तो एक बाकायदा स्पेशल प्रोग्राम क्रिस्टियान अमानपुर कर रही है, एक हीरो है साथ हुआ। अब ये क्या, इसने क्या कमाल का रोल अदा किया है। और वही फरीद जकरिया और वही टॉमस फ्रीडमैन न्यूयॉर्क टाइम्स के, एक गोया ड्रम बीटिंग चल रही है कि सबसे बड़ा हीरो ब्लिंकन, एंटनी ब्लिंकन है, यानी जिनकी वजह से ये सब हुआ। तो एक तरफ तो ये ड्रम बीटिंग चलेगी, इसकी क्रेडिबिलिटी कम है,
इसकी कोई लोग जानते हैं कि अब ये लोग पहचाने जा चुके हैं। हो ये रहा है कि ट्रंप साहब, मैंने शुरू में, आप याद रखें, मैंने ये कहा था कि ये झगड़ा है वेस्टर्न हेजेमनी यानी G7 और ब्रिक्स। ब्रिक्स बढ़ रहा है, G7 घट रहा है, यानी पावर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है, ग्लोबल साउथ की तरफ जा रही है। इसको कैसे रोका जाए, ये झगड़ा ऐशा तानी वेस्ट की तरफ ये है। लेकिन उस ऐशा तानी में जो योगदान, जो रोल ट्रंप साहब प्ले करने वाले हैं, वो अभी मुबहम है, वो लोगों की समझ में नहीं आया। एक तरफ तो वो ये कह रहा है कि नेटो गलत, एक तरफ तो वो ये कह रहा है कि यूरोप गलत, और एक तरफ कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट। ये तीन चीजें साफ हैं। तो मेक अमेरिका ग्रेट, अमेरिका ग्रेट, नॉट द वेस्ट ग्रेट। वेस्टर्न हेजेमनी की बात ट्रंप नहीं कर रहे हैं। लफ्ज हेजेमनी उनके यहां नहीं है। उनका यह कि अमेरिका को मैं, यानी दुनिया की ग्लोबल टेबल जो है उस पे अमेरिका जब बैठे तो वो मोर इक्वल देन अदर्स हो। यानी ये कि अगर वो एक गैंग के लीडर है कि देखिए अगर आपने, हमने क्रॉस किया तो फिर हम ये करेंगे, और उन्होंने कुछ 2-3 इकदाम उठा भी लिए, जाके उन्होंने ले लिया पैनामा कैनाल। अब भाई दुनिया जो सिस्टम्स हैं उसमें इन चीजों पे डिस्कशन होते हैं, विचार होता है। ये थोड़ी कि आपने जाके जमीन ले ली। अब वो कह रहे हैं कि उनको ग्रीनलैंड पसंद है और उनको कनाडा पसंद है, समझे, लेकिन जंगों के खिलाफ है। यानी पूरा पैटर्न ऑफ इंपीरियलिज्म है, लेकिन वो वैसे ही जैसे वाइल्ड वेस्ट में व्हाइट मैन अमेरिकन वेस्ट की तरफ गया, लोकल ट्राइब्स को मारा, वो मार के एल्डोराडो की तरफ चला गया और बाकायदा अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क बन गया। इस वक्त सबसे पावरफुल मुल्क वो है। तो ये है कि अमेरिका की जो ग्रेटनेस थी उसको बरकरार किया जाए, उसको रिकवर किया जाए, उसमें टेरिटोरियल गेन्स कर लिए जाए अगर मुमकिन है तो। जमीन बढ़े, बिजनेस बढ़े। उनसे पूछा गया कि साहब आप क्या अगर सऊदी अरेबिया गए तो आप वहां चले जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई एक दफा उन्होंने $450 बिलियन का बिजनेस किया है हमसे, हम गए थे, अगर वो $450 का देंगे तो हम चले जाएंगे। यानी बिल्कुल धंधा, ट्रेड ट्रांजैक्शनल और कुछ नहीं। और बीच में हमारी सबसे बड़ी मिलिट्री होगी, हमारी मिलिट्री दुनिया में ग्रेटेस्ट होगी। इसका मतलब ये कि हम ये कहे देखो हम एज अ गैंग कमजोर नहीं दिखेंगे, लेकिन हम ये बेकार की वॉर्स में नहीं जाएंगे। तो अब क्या किया आपने? तो ट्रंप तो अलग हो गए, क्या यूरोप अलग हुआ? यूरोप के अंदर इलेक्शंस होते चले जा रहे हैं। हंगरी में विक्टर ओरबान तारीफ, वो तो कहते थे शुरू में, अब से जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, ब्रिंग बैक ट्रंप, ये उनका स्लोगन था। फिर उन्हीं के साथ के लोग आ गए इसमें चेक रिपब्लिक में आने वाले हैं, स्लोवाकिया में आ गए, रोमानिया में आ गए, मोल्दोविया में आ गए, जॉर्जिया में आ गए,
यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, अभी देखिएगा कि ये जो हैं शोल्स, ये तो जाहिर है और बहुत खदशा ये है कि ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, यानी जो कि फैसिस्ट ग्रुप है, वो आ जाए। यहाँ फ्रांस में सबसे ताकतवर इस वक्त या तो एक लेफ्ट का कोalition है या मरीन ले पेन फैसिस्ट। तो एक डिवाइडेड वेस्ट में एक नए खित्ते की लीडरशिप ट्रंप साहब की तरफ देख रही होगी, यानी ये बिल्कुल मुख्तलिफ खेल है, यानी वेस्ट प्लस ट्रंप नहीं है, ये डिवाइडेड वेस्ट का वो खित्ता जो डेमोक्रेट्स, जो कि लिबरल डेमोक्रेसी का हामी नहीं है। नकवी साहब कुछ चीजें हम और आगे डिस्कस करेंगे। जो चीजें अभी तक आपने बताई उसमें एक तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इसी वीडियो के साथ हम आपको वो लिंक दे रहे हैं, फरीद जकरिया का जवाद जरीफ के साथ इंटरव्यू, वो आप लोग जरूर देखिएगा। उसके अलावा आपने बताया कि ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है, वेस्ट की बात नहीं कर रहे। तो मुझे उसमें नकवी साहब एक चीज याद आ रही है, जब वेस्टर्न खिलाड़ी टीमें हर जगह हारने लगी तो वेस्टर्न मीडिया उसके बाद ये करने लगा कि अपनी टीम का कोई एक खिलाड़ी जो अच्छा खेलता हो उसकी पब्लिसिटी की जाए ताकि मॉरल ठीक ठाक रहे। तो तकरीबन अमेरिका का यही हाल है। एक चीज और मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि ये जो सऊदी अरब और ट्रंप के बीच में जो पैसे की बात हुई, $460 बिलियन का उन्होंने किया था 2017 में। उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि अगर इससे बड़ा सौदा होगा तो हम जरूर जाएंगे। फिर उधर से $600 बिलियन का ऑफर आ गया बाकायदा पब्लिकली। एमबीएस ने कहा कि हम अगले 4 साल में $600 अरब हम इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। तो फिर वो कहता कि नहीं, 1 ट्रिलियन चाहिए, 1 ट्रिलियन। और उस पर जो मजाक उड़ाया है, एक वीडियो आई है जो हम अलग से चला रहे हैं अपने चैनल पर, अब्दुल मलिक अल हूथी का, जो हूथी अंसारुल्लाह के लीडर हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत मजबूती से ट्रंप ने थन पकड़ लिए हैं सऊदी अरब के, और वो बहुत ही सख्ती से वो दूध निकाल रहा है। और ये कितना अजीब था जब वो पिछली बार आए थे कि किंग सलमान ना बैठ सक रहे थे ना खड़े हो सक रहे थे, वो अंदर अंदर शायद दुआएं मांग रहे थे कि कैसे जान छूटे। और ये उसका गाय का जो है वो नीचे का हिस्सा जो है वो दुखने लगा, इतना दूध ये निकाल रहे हैं। तो ये तकरीबन इस किस्म की बातें उन्होंने कही। अच्छा, अब मैं वापस आना चाहता हूं जंग बंदी की जो सूरत हाल है। क्या नकवी साहब आपको अब जिस किस्म के हालात नजर आ रहे हैं दोनों फ्रंट पर, लेबनान पर में भी और हमास के साथ जो गाजा में, क्या अब वाकई जंगबंदी जो हुई है वो अमन की तरफ बढ़ेगी या बीच में ये फिर से हमले शुरू करेगा अपने कैदियों को वापस छुड़ाने के बाद? इस पर लोगों को जानना सवाल। हाँ और नहीं के बीच में इतनी स्पेस है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत से एक्टर्स हैं जो अनप्रेडिक्टेबल हैं। जो ट्रेंड है ब्रॉड वो ये है कि अब जिस पैमाने पे इजराइल ने जेनोसाइड कर लिया गाजा पे और लेबनान पे, यानी मारो घुटना फूटे आंख, आपका बैर है हिजबुल्लाह से सदर्न लेबनान में, आपने जाकर नॉर्थ में बमबारी कर करके ताकि वो प्रेशर डालें कि भाई देखिए हम आपको बर्बाद कर देंगे वरना इनको रोकिए, क्योंकि इनको हम नहीं रोक पा रहे हैं। यही तो हुआ ना कि भाई इनको हम नहीं रोक पा रहे हैं, आप इनको रोकिए, नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे। यानी हमारे यहाँ कहावत है, मारो घुटना और फूटे आंख, कि घुटने पे आप मारे, अरे भाई इसका घुटने से क्या ताल्लुक है। बहरहाल ये क्या है, हम ये चाहते हैं अब क्या
इस्राएल के पास इतनी कुव्वत रहेगी कि वो उन चीजों को, हरकतों को और अपनी जंगजूई को रिपीट कर सके। ये जो लोग समझ रहे हैं वो इस बात को नहीं जानते कि वो जो था वो इस्राएल नहीं था, वो इस्राएल के पीछे अमेरिका की पूरी कुव्वत थी। एक बिल्कुल ब्लैंक चेक था जो कि साइन करते थे और जिसका कि मास्टर हो गया था बेंजामिन नेतन्याहू। जितना लो उनसे, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। बाइडेन, ये तो बाइडेन और ब्लिंकन की जंग रही। उन्होंने जो चाहा ये उनको, हारे हैं ये इलेक्शन। तारीख ये बात अभी वहां पे अमेरिका में ये लिखना इसलिए मुज़िर है कि हर अखबार में वही इजरायली लॉबी मौजूद है। तो ये कैसे कहें कि ये इसलिए हार गए कि ये इजराइल के हक में थे, लेकिन हारे इसलिए कि लोगों ने देखा वो एक फैक्टर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवरऑल वही वजह, लेकिन वो एक, और यही सेक्शनल पीसेस जो हैं, यही भाई ब्रिक से ही तो इमारत बनती है। ये एक ब्रिक थी जो कि उनकी कमजोर हो गई। नहीं सर, एक सर्वे आया है, एक सर्वे आया है जिसमें बताया गया कि 70% जंग के लिए खर्चा, सारी जिम्मेदारी, हथियार 70% अमेरिका का रहा है इसमें, 70%। तो जाहिर है ये सिर्फ एक ईंट नहीं है, सबसे बड़ा रोल उसी का था जी। ये अगर सूरत हाल थी तो इस वक्त ट्रंप कह रहे हैं हम जंग में नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बात और उसने कही है, उसने ये कहा है कि अमेरिका की कुव्वत, यानी अमेरिका की पावर जो कि बहुत ज्यादा होगी, वो अमेरिका को डिफेंड करने के लिए, वो टू डिफीट अमेरिकाज एनिमीज, हमारे जो दुश्मन है। अगर उन्होंने हमसे जंग की तो औरों की जंगें हमारी जंगें नहीं है, यह उसने कह दिया है। अब इसके बिटवीन द लाइन्स आप पढ़िए, क्या इजराइल के अंदर अब इतनी कुव्वत रही है कि वो जो उसने 8 अक्टूबर 2023 को जिस जंग की इब्तिदा की वो रिपीट कर सके? जाहिर है नहीं कर सकता। लेकिन फिर और पीछे चले जाइए, 1948 से जो जंगे वो करता चला आया है, जो जमीन खाली कराता चला आया है, उसका क्या हुआ? अब क्या होगा? देखिए, ये जंग पूरे, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई जीत जाए कोई हार जाए, मैं कोई साइड ले रहा हूं। मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देख के ये बता रहा हूं कि ये जंग इजराइल हार गया है। अंदर खलफिशार है, उनके सोल्जर्स बाकायदा कितने मरे हैं आपने। देखिए, एक बात और मैं कहूं, 2 बेलिजरेंट्स जिनमें जंग हो रही है, एक अगर चीजें दबा के रखे हुए है, सेंसरशिप है, रिपोर्टर वहां जा नहीं रहा, जर्नलिस्ट बाहर का जा नहीं सकता, चीजें आप छाप नहीं सकते, ये तो है इजराइल। और यहां सब चीजें आ रही हैं बाहर क्योंकि फलस्तीनी जर्नलिस्ट कर रहे हैं। तब एक तारीफ करना पड़ेगी, हालांकि उसको क्वालिफाई करूंगा कभी जब मीडिया में बात करूंगा आपके साथ, कि साहब अल जजीरा ना होता तो कयामत हो गई होती। अल जजीरा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस हैबतनाक, इस गजबनाक जो जेनोसाइड को दुनिया में सबके सामने लाया है। बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उसके दर्जनों जर्नलिस्ट मारे गए हैं इस जंग में, दर्जनों। जी 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 जी, आप अपनी बात आगे जारी रखें। ये एक बात निकली। तो अब ये है
कि इनके पास वो कुव्वत ही ना होगी, क्योंकि अमेरिका फिर आ जाएगा, ब्लिंकन साहब फिर नमूदार हो जाएंगे किसी दूसरी शक्ल में, रूबियो साहब ब्लिंकन बन जाएंगे। मेरे ख्याल में ऐसा होने वाला नहीं है। जो होना था, देखिए याद रखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता काजमी साहब, लेकिन पहले दिन मैंने आपसे कहा था कि ये जंग बड़े, इसके मकासद दूसरे हैं, ये इनके पीछे अमेरिका है। जिस दिन ये जो कैस्पर वैन बर्गर ने रेगन के जमाने में ये कहा था कि ये अमेरिका की अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, अब वो नहीं है। अब आपको वहां रहना है तो आप उन टर्म्स पे रहेंगे जिन टर्म्स पे प्रेसिडेंट कार्टर इंडिकेट करते थे, यानी भाई 2 स्टेट सोल्यूशन लाइए। आप उस इलाके में आप सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास हुनरमंद है लोग हैं, आपके पास तालीम है, वो सबका फायदा उठाइए, उससे सबको फैज़याब होने दीजिए। लेकिन ये कि जमीनें सबकी जब्त कर लेंगे हम, और ये वेस्ट बैंक से अब देखिए क्या सिविल वॉर की सिचुएशन लोग वहां के कह रहे हैं कि साहब सिविल वॉर ना हो जाए कहीं जो सेटलर कम्युनिटी के अंदर। अच्छा नकवी साहब एक और अभी ताजा एक खबर यह है, 2 दिन पहले अमेरिका के एक जिम्मेदार ने ये बात कही है मीडिया के सामने कि जो सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने फिलिस्तीन अलग मुल्क बनाने का कोई वादा नहीं किया है। ये बात बिल्कुल खुल करके अमेरिका की तरफ से कही गई। अच्छा, इस जंग के दौरान भी कुछ रिपोर्टिंग ऐसी हुई जो मुझे इस वक्त याद आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर अपने अमेरिकी अफसरान के हवाले से दी थी कि सऊदी अरब से यह कहा जा रहा है कि आप बस एक वादा कर लो फिलिस्तीन का, बस इतने पे हम आप ठोस कोई कदम उठाओ ना उठाओ, हम उतने पे ही नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे इजराइल के साथ। अब ट्रंप का दौर फिर से आया है। ट्रंप वही हैं जिन्होंने 2020 में 4 अरब और अफ्रीका के मुल्कों को इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कराए थे। वही हैं जिन्होंने जेरूसलम को, जिसका वादा किया गया था ईस्ट जेरूसलम फिलिस्तीन की राजधानी होगी, उसको इजराइल की राजधानी बना दिया, अपनी एम्बेसी भी शिफ्ट कर ली। तो क्या वो रुख पूरी तरह से बदल जाएगा या उसको आगे बढ़ाएंगे नॉर्मलाइजेशन का? अब आपको क्या लगता है? देखिए, एक चीज ये है, एक पॉइंट है छोटा सा, वो ये कि ट्रंप साहब कहते कुछ हैं, मैं ये नहीं कह रहा करते कुछ और हैं, लेकिन उनके अतराफ में जो लोग हैं वो कुछ ऐसे हैं जो कि पुरानी वाणी बोलते रहे हैं, यानी नियोकॉन्स उनके चारों तरफ हैं, यानी खुद अपनी टीम ही को वो बार बार रद्द करेंगे, उसको वीटो करेंगे। क्या ये तरीक़ाकार होगा? हो सकता है हो। एक नाम मैं नहीं देख रहा हूं बहुत ज्यादा, वो है जैरेड कुशनेर। उनके दामाद जो थे, खास रिश्ते थे उनके नेतान्याहू के साथ, और वो बहुत ही ज्यादा आगे आगे थे इजराइल के साथ। मैं उनको नहीं देख रहा हूं अभी। अगर आपने देखा हो तो मुझे बता दीजिएगा कि फला कोने में वो थे, मुझे उनका तस्करा नहीं हो रहा है। तो गोया वो इन्फ्लुएंसेस जो कि इस पे, देखिए पहला टर्म और दूसरे टर्म में फर्क है। ट्रंप साहब के पहला टर्म तो बिल्कुल एक अनाड़ी की तरह आए थे, और उसके बाद अब उन्होंने देखा ऑपोजिशन में भी किस तरह से वो सताए गए। उनका तो परसेप्शन यही है ना कि भाई वो सताए गए, और उसके बाद अब ये आए हैं तो ये बहुत कुछ सोच समझ के आए हैं। इनके दिमाग में कुछ क्लैरिटी है। ऐसी बात नहीं है कि उन दिनों में जॉन केरी कहने लगे मैं दुनिया में तमाम घूम के आया हूं, जहां जहां जिस चांसरी में जाता हूं लोग हंस रहे हैं
कह रहे हैं ये क्या मजाक आपने बना रखा है, ये ट्रम्प क्या चीज है भाई, इसको जल्दी से रिजॉल्व कीजिए। ये जब ये पहली दफा नहीं हुए थे, हो गया। और मुझे तो अब ये लग रहा है इन रिट्रोस्पेक्ट कि सबसे ज्यादा नुकसानदेह, देखिए थर्ड वर्ल्ड के लिए, हमारे लिए, ये अरब वर्ल्ड के लिए नुकसानदेह रहे हैं ये सो कॉल्ड लिबरल्स इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। कौन? ओबामा, कौन? क्लिंटन, कौन? ये लोग जो है। और ये बाइडेन तो खैर इससे ज्यादा बायस्ड प्रेसिडेंट तो तारीख में होगा नहीं। और देखिएगा इससे होगा ये कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी का उठना नामुमकिन हो जाएगा इसकी वजह से, इतना ज्यादा। और ब्लिंकन साहब को किसी बड़ी कंपनी की सीईओशिप या इस किस्म की कोई चीज अमेरिका में मिलेगी, क्योंकि वहां की लॉबी जो है, जिनको कि इन्होंने खुश किया है, वो इनसे बहुत ज्यादा खुश है। और वहां का मीडिया जो है, और मीडिया के 4-5-6 जो मैंने नाम लिए हैं, नाम लिए मैंने, जी जी, ये सब वो लोग हैं जो कि वो ये कि नमक हलाल की। अब फरीद ज़करिया बैठे हुए डेवोस में पूरा नेओकॉन्स का एजेंडा पढ़ के सुना रहे हैं इनको, तो मेरे दिमाग में वही मिसरा याद आया कि भाई नमक हलाल की, यानी वो किसको वोट दे जो सब इन्हीं का खाए हो। नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं, नमक हलाली की मजबूरी है, तो लिहाजा ये जब तक हटेंगे नहीं, ये जब तक कमजोर नहीं होंगे, ये मीडिया की क्रेडिबिलिटी को तो ले बैठे, लेकिन अब धीरे धीरे ये लोग हटेंगे, अब देखिएगा, आज नहीं तो कल ये हटेंगे। अच्छा, एक चीज आखिर में देखिए, ईरान के इनकलाब के बाद में जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने सबसे ज्यादा ताकत के तौर पर जो उभरा है वो इस जंग में नजर आया है, जिसमें हिजबुल्लाह और हुती अंसारुल्लाह, जिनके बारे में कभी कोई डिस्कस नहीं करता था, उन्होंने वो कमाल किया है। और अब तक वो, और अभी सिर्फ खबरों का कैमरा जो है वो गाजा और वहां तक है जहां से ये कैदी छूट रहे हैं। साथ साथ हुती अंसारुल्लाह भी जो जहाजों के क्रू पकड़े गए थे, उनको वो भी छोड़ने का सिलसिला उन्होंने भी शुरू किया हुआ है। उन्होंने कुछ इजरायलियों को छोड़ा है, कुछ अमेरिकन को छोड़ा है, वहां से भी वो इस किस्म की खबरें आ रही हैं। तो अब एक इनकलाब के बाद में, इस्लामी इनकलाब के बाद में एक बात कही गई थी आयतुल्लाह खुमैनी के बाद, कि इस इलाके में गैर मुल्कियों की जरूरत नहीं है, ये जो विदेशी ताकतें हैं इनको यहां से जाना होगा, यानी उनका सीधा टारगेट अमेरिका था। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम दूसरों की जंगें नहीं लड़ते, हम दूसरों की जंगें नहीं लड़ेंगे, ना पैसा देंगे, उन्होंने ये जो इशारा दिया है। क्या अब अमेरिका ट्रंप की इस नई पॉलिसी की वजह से मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी कम करेगा? क्या इजराइल के और कमजोर होने और उस खत्म होने का जो ईरान के लीडर्स वादा करते हैं और ख्वाब देखते हैं, क्या उस तरफ बढ़ेगा? वो क्या लगता है ट्रंप के दौर में क्या होगा? ऐसा है, एक चीज और भी रिवील हुई है पिछले डेकेड्स में, वो ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की कुव्वत जो है वो कभी कभी सिर्फ व्हाइट हाउस के अंदर सर्कमस्क्राइब हो जाती है। अक्सर वो नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है, और खासकर उन इलाकों में जहां की नेशनल सिक्योरिटी साइट कर दी जाती है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आपको याद होगा सबको ओबामा का इलेक्शन, ये जो ग्वांटानामो बे है, जहां पे लोग बेड़ियां बांधे हुए और बेड़ी पहने हुए और हथकड़ियां पड़ी हुई लोग इनकार्सरेटेड घूम रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई केस प्रूव नहीं हुआ है, ये अमेरिकन इथॉस के खिलाफ है। और जैसे ही मैं पावर में आऊंगा मैं इसको बंद कर दूंगा। आज तक चल रहा है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी ने कहा कि ये आप नहीं कर सकते। तो ये भी एक ऐचा तानी किस लेवल पे होगी अंदर, वो देखना है। ट्रंप चाहेंगे कुछ, लेकिन इस इलाकों
भाई वहां की लॉबीज अभी मौजूद है, वहां का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अभी मौजूद है, वहां पे इजराइल लॉबी अभी मौजूद है, वहां के वेस्टेड इंटरेस्ट मौजूद हैं अभी, वो बाहर है। इत्तेफाक की बात यह है कि यूरोप कोलैप्स कर रहा है, यानी यूरोप कोलैप्स कर रहा है, लिहाजा अब पहले ये जो न्योकॉन्स थे ये वेस्ट का विजन देखते थे कि सब हम और हमारे एलाइज, आवर एलाइज हमेशा कहते थे, वो नहीं कह रहा है सब। एक तो ये दो चीजें मैं आपसे और कह दूं, आप बार बार सुनेंगे और आपके सामीन सुनेंगे, आपके व्यूअर्स सुनेंगे, वो ये कि एक पैनेशिया है। पैनेशिया उस दवा को कहते हैं जो हर मर्ज का जिसमें इलाज हो, तो गोया वेस्ट एशिया के हर मर्ज का इलाज एक पेश किया जा रहा है। वो क्या है? वो ये है कि रियाद का जरूसलम से रिश्ता हो जाए, खेल खत्म, पैसा आलम। क्योंकि लोग जानते नहीं डिटेल, वहां की सोशोलॉजिकल डिटेल जानते नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक अप्रोच है उनका। अब उसके इस सिंपलिस्टिक अप्रोच को ही ले लिया जाए। अरे भाई, रियाद की और तेहरान की दोस्ती एक उस मुल्क ने कराई है जिसको कि चीन कहते हैं। ये बहुत पुराना और बहुत गहरा मुल्क है। यहाँ के माओ ज़ेडुंग के बारे में लतीफा ये है कि लोगों ने पूछा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या असर हुआ, उसने कहा इट इज टू अर्ली टू टेल। यानी अभी देख, तो बहुत गहरे लोग हैं, उन्होंने ये हाथ जो मिलाया है ये कोई छिछला काम नहीं हुआ है। और दूसरे वो जिनसे मिलाया गया है तेहरान, वो भी बहुत पुराने, वो भी एक सिविलाइजेशन है, उनसे हाथ मिलाया गया है। और वो टीम है अभी ईरान की और पुतिन की का एक अग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि तकरीबन यानी मिलिट्री नेटो की तरह नहीं है, लेकिन उसके अंदर मिलिट्री इम्प्लीकेशंस हैं। इसको छोड़ के जाना ये है गोया कि पहले इससे डिसएंगेज करो। अच्छा, वो कहेगा हम कर लेंगे, हम कहेंगे भाई हम तुम्हारी हर मदद करेंगे, तुम हमारे साथ इतने बिलियन का धंधा करो, तो क्या हम करेंगे धंधा आपसे, और जेरूसलम जाओ, हम जाएंगे, ये भी कह देगा वो। लेकिन कुछ हमारी शर्तें क्या है आपकी? ये है कि भाई वो टू स्टेट सोल्यूशन, पैलेस्टीनियन का सोल्यूशन जब तक नहीं होगा, वो तो हमारे जो क्राउन प्रिंस थे अब्दुल्ला, तब से हमारे यहाँ से फॉर्मूला चल रहा है। फेज समिट जो हुई है अरब की, तब से ये फॉर्मूला चल रहा है, हम उसको कैसे छोड़ देंगे भाई? तो अब ये भाई ये तो भागा वो हो गया, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? तो बेवकूफी की बात। एक तो ये होगा, बार बार यही कही जाए कि वो गोया वो बिल्कुल खाली बैठे पहले बैठे हुए हैं, वो कहेंगे लीजिए हमने इनका हाथ छोड़ा, आपकी सुन ली, अब हम जा रहे हैं जेरूसलम ना। उसके अंदर पेच है, वो पेच अगर सॉल्व किया जाए तो वो बहुत अच्छी बात होगी, मगर फलस्तीनियों की का स्टेट की बात आ जाए तो बहुत सुंदर बात हुई, वो होने वाला नहीं। और दूसरी बात ये है, इसके पसे पर्दा जो खेल खेला जा रहा है। देखिए, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका कहना ऐसा लगता है कि भाई ना कहो, इनको मुबहम रहने दो। लेकिन मेरे ख्याल में इन चीजों को मुबहम न रखना चाहिए। ये घुमा फिरा के शिया सुन्नी पे ला रहे हैं मामले को। देखिए क्या किया है, जंग जो लड़ी गई 465 दिन तक, बर्बाद हुए हमास के लोग, लड़े हमास के लोग, लड़े हिजबुल्लाह के लोग, इनको सपोर्ट हिजबुल्लाह ने दी, हमास के लोगों को हिजबुल्लाह ने दी, हजबल शादी ने दी, हुतीज ने दी, सीरिया ने दी, जबकि वहां का एलिमेंट था अलवीज का। तो गोया एक शिया 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 शिया,
और अगर ये आज जो हारे हैं, ये अगर विक्ट्री उन कंडीशन में दे दी गई होती तो शिया आ गए थे। बीच में इस खेल में से आपने निकाल दिया बशार अल असद का असला, उनको भेज दिया आपने मॉस्को। अब आ गए तुर्की बाहर, तुर्की सुन्नी। अब ये गोया ये खेल शिया के हाथों से लेके, जिनसे कि अब ये सारी गुफ्तगू जो हुई है उसमें इजिप्ट, उसमें कतार, उसमें अमेरिका, यानी वो लोग जो लड़े हमास वाले थे बेसमेंट में, लेकिन बाकी और लोगों से नहीं बात की हमने। ये वो कह रहे हैं, हमने तो सब इनसे बात की, इन लोगों के हमें सपोर्ट हासिल है। तो ये खेल घुमा फिरा के ये ले जाएंगे उसी जगह, आप इसका ख्याल रखें। जी 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 बिल्कुल। ये पूरी कोशिश यही होती है कि सुन्नी शिया रंग दे दिया जाए और मामलात कुछ और तरफ ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने काफी अहम बातें बताई, खासतौर पर ट्रंप किस तरह से इस इलाके में क्या कुछ करेंगे, इजराइल को वो उस तरह से बाइडन की तरह से मदद नहीं करेंगे, नेतन्याहू क्या कर पाएंगे, क्या वो फिर से उनके पास उतनी ताकत होगी जैसे उन्होंने 8 अक्टूबर को जंग शुरू की थी, उसके इम्कान नहीं है। और आने वाले वक्त में जैसे जैसे हालात होंगे हम नकवी साहब से इसी तरह से बात करते रहेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं वो वीडियो का लिंक आपको फिर याद दिला रहा हूं, मैं साथ साथ दे रहा हूं फरीद जकरिया का जवाद जरीफ से इंटरव्यू, वो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।